बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, नहम जमात की फ़िज़िक्स का जो यूनिट नंबर 1 है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हम उसके सवालात को हल करेंगे, यानी जो मश्की सवालात हैं। उसमें जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से पूछा गया है कि दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहला जो सवाल उन्होंने पूछा हुआ है वो है SI में यानी सिस्टम इंटरनेशनल में बुनियादी यूनिट्स की तादाद क्या है। तो यहाँ पे C को सर्कल किया है, दायरा लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 7 बुनियादी यूनिट हैं। जब अगर आपने सारी की सारी वीडियोस देखी हुई हैं, सारे चैप्टर की, सारे यूनिट की पहले वाली, तो आपको ख़ुद ही ये मालूम होगा कि बुनियादी यूनिट 7 होते हैं। इनमें से कौन सा यूनिट माखूज़ यूनिट नहीं है, यानी इनमें से ये बताना है हमने कौन सा माखूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा किलोग्राम। ये यहाँ पे गलत जवाब लिख दिया गया है, तो इसको सही करके हम इधर लिख देते हैं जी किलोग्राम, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो किलोग्राम जो है ये माखूज़ नहीं है, ये बुनियादी यूनिट है ये वाला। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सवाल है वो है किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट क्या है। तो ये आप केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि मोल होता है उसका यूनिट। चौथा सवाल है 200 माइक्रो सेकेंड का वक्फा मसावी है। तो माइक्रो जो है ये बराबर होता है 10 की ताकत नफ़ी 6 के बराबर होता है ये। ठीक है, जो माइक्रो है, तो क्योंकि ये 200 है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है 2 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 4। उसकी वजह यह है, मैं थोड़ा सा आपको इसको वजाहत कर देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हो हमारे पास 200 माइक्रो सेकेंड, अगर इस तरह से लिखा गया है, तो सबसे पहले तो अगर हम इसका इशारिया यहाँ पे लेके आए, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, तो बाएं तरफ से पहला जो गैर सिफरी हिस्सा होता है उसके बाद इशारिया लिखना होता है। तो ये आ जाएगा 2.00 ज़रब 10 की ताकत। अब ये इशारिया जो है दाएं से बाएं दानिब गया है, तो यहाँ पे ताकत आ जाएगी 2। ठीक है, ज़रब और माइक्रो को हम लिखेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स है और ये बराबर होती है नफ़ी 6 के। ठीक है, तो इस तरह ये सेकंड में जवाब आ गया। मज़ीद जब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इशारिया 0 को ना भी लिखे, सिर्फ 2 ज़रब 10 की ताकत, ये 2 आ गया और ये नफ़ी 6 ताकत से तफरीक हो जाएगी। 2 नफ़ी 6 आ गया, यहाँ पे आ गया सेकंड, ये आ गया बराबर 2 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 4 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ये हल हो जाएगा। इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी मिकदार छोटी है। उसके लिए पहले मिकदारों को देखते हैं कि यहाँ पे ग्राम है, ये मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है और ये नैनोग्राम है। नैनो जो है ये सबसे छोटा प्रीफिक्स है इन प्रीफिक्सेस की निस्बत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 5000 नैनोग्राम जो है ये सबसे छोटी जो है वो मिकदार है। किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू आला कौन सा है। इंटरनल डायामीटर का मतलब होता है कि अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप जिस तरह कह लें कि पाइप होता है जिसमें से पानी गुजरता है। अगर आप प्लास्टिक के पाइप की बात करें तो वो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसका डायामीटर मालूम करने के लिए सबसे जो मौजू आला है वो वर्नियर कैलिपर होगा। वो क्यों होगा मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। वर्नियर कैलिपर्स वाले टॉपिक पे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वर्नियर कैलिपर्स है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो बेटा या ये गौर से अगर देखें आप, ये वाला जो जहाज़ होते हैं इसके जबड़े होते हैं, ये वाले जो नीचे वाले जबड़े हैं जिसके अंदर अभी ये सिलेंडर है, जो हमने पढ़ा भी था कि सिलेंडर का डायामीटर कैसे मालूम करते हैं। ये तो है बाहर वाली साइड से इसका डायामीटर मालूम करना। और अगर किसी चीज़ के अंदर से, जैसे खोखला सिलेंडर है या खोखला कोई पाइप है, अंदर वाले हिस्से का हमने डायामीटर मालूम करना है, तो ये वाली साइड हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाली। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ वर्नियर कैलिपर में है, तो हम सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स को ही इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पाइप का या किसी खोखले सिलेंडर का अंदरूनी डायामीटर मालूम करने का, जिसको इंटरनल लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसको लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है,
अल्फाज उर्दू के हैं ये, लेकिन ये जो टर्म है ये अंग्रेज़ी की होती है, इंटरनल। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद है अगला सवाल, एक तालिब इल्म ने सिक्रियू गेज से, अब सिक्रियू गेज की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्रियू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वजह क्या है उसकी वो भी हमें पता चलेगी। सिक्रियू गेज से किसी तार का डायामीटर मालूम, मिलीमीटर मालूम किया गया, यानी ये दे दिया उन्होंने, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं। हम उस हद तक मुत्तफिक होंगे जिस हद तक इसका लीस्ट काउंट हमें इजाज़त देगा कि जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो हमें बताएगा कि इसमें कितने हिस्सों तक हम दुरुस्त पैमाइश ले सकते हैं। तो मिलीमीटर में बात करें तो 0.01 मिलीमीटर इसका जो लीस्ट काउंट होता है। इसका मतलब इशारिया के बाद सिर्फ 2 हिस्सों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तफिक हो सकते हैं इससे। तो ये वाली जो मिकदार है 1.03, ये वाला जवाब आएगा, क्योंकि इशारिया के बाद 2 हिस्सों तक ही हम मुत्तफिक हो सकते हैं। इसके बाद वाला जो सवाल है, पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है, वॉल्यूम मालूम किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। एक तालिब इल्म ने सिक्रियू गेज की मदद से शीशे की शीट की मोटाई मालूम की, मेन स्केल पर रीडिंग 3 दर्जे है। अब ये सिक्रियू गेज की बात हो रही है, अगर आपने वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आप ये वाला सवाल खुद से हल कर सकेंगे। मेन स्केल पर 3 दर्जे है, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग है 3, ठीक है। और इसी तरह जबकि इंडेक्स लाइन के सामने आने वाला सर्कुलर स्केल का दर्जा है 8वां, ठीक है। इसी तरह इसकी मोटाई क्या होगी, तो जो सर्कुलर स्केल पर दर्जा है उसको लीस्ट काउंट से ज़रब करके जमा कर देना 3 में हमने, तो जवाब इसका आ जाएगा 3.08, 3.08 मिलीमीटर इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे उस दायरा भी लगा दिया गया है। इसके बाद वह किसी अदद में अहम हिस्से होते हैं, जो अहम हिस्से होते हैं वो कौन से होते हैं, तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा, इनको कहते हैं अहम हिस्से, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे कसीरुल इंतखाबी सवालात थे वो मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। 1.2 जो सवाल है उसमें हमें कहा गया है कि बुनियादी मिकदारों और माखूज मिकदारों में क्या फ़र्क है। तो ये वाला जो सवाल है ये आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक्स में, वीडियो मौजूद भी है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 5 पे आपको ये नज़र आ जाएगा ये वाला सवाल का जवाब, ठीक है। इसकी 3 मिसालें दे, वहाँ मिसालें भी लिखी होंगी। दर्जे ज़ैल में से बुनियादी यूनिट्स की निशानदेही कीजिए। अब बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो ये खुद से ही आप पहचान कर लेंगे। वगरना यहाँ पे मैंने निशान भी लगा दिए हैं कि ये जो किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर है, मीटर है और केल्विन है, ये सारे के सारे बुनियादी यूनिट्स हैं ये, ठीक है। बुनियादी मिकदारों के जो यूनिट होते हैं वो बुनियादी यूनिट कहलाते हैं, माखूज मिकदारों के जो यूनिट होते हैं वो माखूज यूनिट होते हैं। तो ये वाला सवाल जो है ये भी हल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है 1.4, इसमें कहा गया है कि दर्ज झैल माखूज मिकदारें किन मिकदारों से अखज़ की गई हैं। तो सबसे पहली जो मिकदार है वो है स्पीड हमारे पास। तो अभी हमने बताना है कि स्पीड जो है इसको किन बुनियादी मिकदारों से अखज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लिखते हैं जी स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है ये बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, असल में लंबाई है, और टाइम असल में वक्त है। तो लंबाई और वक्त जो है ये 2 मिकदारें हैं जिनसे ये अखज़ की जाती है ये वाली मिकदार। यानी वेलोसिटी जो है ये d/t होता है, ये पढ़ेंगे भी हम इससे आगे वाले चैप्टर में, तो मज़ीद वहाँ पे भी आपको वाज़ेह हो जाएगा ये। अच्छा, दूसरे नंबर पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम के लिए लिख देता हूँ v, जो कि कैपिटल V है, बड़ा V है। ये होता है लंबाई, लंबाई को L से जाहिर करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये 3 मिकदारें हैं तीनों ही लंबाइयाँ। तो लंबाई से अखज़ किया जाता है ये, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है ये वॉल्यूम होता है। तो असल में लंबाई ही वो मिकदार है जिससे ये अखज़ की जाती है ये वाली मिकदार। फोर्स क्या होता है, फोर्स का फार्मूला भी आप आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अबवाब में पढ़ेंगे, यूनिट्स में पढ़ेंगे। फोर्स होता है ma के बराबर, ठीक है, ma के बराबर। तो यहाँ पे मैस है, एक्सेलरेशन असल में क्या होता है, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी की तब्दीली जो अकाई वक्त में जो वेलोसिटी होती है इसकी जो तब्दीली होती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये फिर v आ गया, v जो है ये वाला है d/t वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे v की जगह पे d/t लिखेंगे हम, m की जगह पे ये किलोग्राम आ जाएगा। यानी ये जो इकाइयाँ होंगी बुनियादी वो होगी किलोग्राम। किलोग्राम के अलावा ये हमारे पास अब फिर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमारे पास ये फासला था, फासला की होती है लंबाई, लंबाई को मैं l लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ t। यानी किलोग्राम, लंबाई और वक्त, ठीक है, इनसे ये अखज़ किया गया है ये वाली जो मखूज़ मिकदार है, यानी ये जो फोर्स है। इसके बाद है वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है W बराबर होता है F क्रॉस S, F ज़रब S, यानी ताकत और फासला जो है इन लंबाइयों से ये अखज़ की जाती है। ये फोर्स का हमने पहले ही किया यहाँ पे कि ये होता है किलोग्राम और लंबाई और वक्त। S क्या है? S भी असल में फासला ही है, ठीक है। तो इन मिकदारों से ये अखज़ किया गया है, ये वाले जो मिकदार है जिसको हम कहते हैं वर्क कहते हैं, काम कहते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारा हल हो जाएगा। 1.5 जो सवाल है इसको हल करना पड़ेगा। उसने कहा अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बताइए। उम्र का अंदाज़ा, अपनी अपनी जो उम्र है आपकी, आपने उसको मालूम कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपने अपनी उम्र लिखनी है। फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे की उम्र है 15 साल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं उम्र बराबर है 15 साल। अच्छा जी, अब साल जो है इसको हम तब्दील करेंगे, साल को पहले महीनों में तब्दील करेंगे, ठीक है। साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ अब मैं माह, ठीक है। माह का मतलब होता है महीने या महीना। तो 15 ज़रब 12 ये आ जाएगा 180, 180 माह आ गए ये। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 180 महीने, या माह भी आ जाता है उर्दू में। अच्छा जी, अब महीने के बाद ये किस में तब्दील होगा? ये दिनों में। दिनों में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 को 30 से ज़रब कर देना पड़ेगा, ये आ जाएगा दिन में, ठीक है। तो 180 ज़रब 30, 5400, 5400 ये आ गया दिन, ठीक है जी। अब दिनों के बाद हमने इसको किस में तब्दील करना है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अब हमें इसको 24 से ज़रब करना पड़ेगा, फिर वो घंटे में चेंज हो जाएगा। 5400 ज़रब 24, तो दिन की बजाय उम्र जो है ये घंटे में तब्दील हो गई। तो 5400 ज़रब 24, तो ये आ गया 1,29,600, 29,600 घंटे आ गए ये। घंटे के बाद बात आती है मिनट की। इसका मतलब 1,29,600 को ज़रब करना है हमने 60 से। घंटे के बाद ये हो जाएगा तब्दील मिनट में, ठीक है जी। अब मिनट का मतलब ये है कि हमने जब इसको ज़रब करना है 30,600 ज़रब 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका जवाब 7 7 7 6 0 0 0, ये आ गया मिनट में जवाब। अब हमें क्योंकि सेकंड में तब्दील करना है तो फिर इसको 60 से ज़रब करना है। 7 7 7 6 0 0 0 ज़रब 60, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? फिर सेकंड में, सेकंड। तो ये कर लेते हैं जी अभी, ज़रब 60, तो ये आ गया जी हमारे पास 4 6 6 5 6 0 0 0 0, ठीक है जी। तो ये आ गया सेकंड।
अच्छा जी, आप देखें इसको हमने क्या करना है, इसको मुख्तसरन साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इशारिया। अगर इधर ले आते हैं जिस कीमत में इशारिया नहीं होता उसमें आखिर में होता है, तो यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ लेके आए हैं। तो कितने इनसे दरमियान में वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से है। इसका मतलब 4 इशारिया, यहाँ लिखेंगे हम 4 इशारिया 6 6 5 6 ज़रब 10 की ताकत 8। ठीक है, 10 की ताकत 8 जमा आएगी क्योंकि इशारिया दाएं से बाएं जा रहा है, तो ये आ जाएगा सेकंड। तो अगर किसी भी बेटे की या बेटी की उम्र 15 साल है तो सेकंड्स में उसकी उम्र 4.665 ज़रब 10 की ताकत 8 सेकंड आएगी। इस तरीके से ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो जुज़ है हमारा हल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब ये था 1.5 1.6 जो सवाल है उसमें हमसे पूछा ये गया है कि साइंस की तरक्की में SI यूनिट ने क्या किरदार अदा किया है। तो साइंस की तरक्की में SI यूनिट ने जो किरदार अदा किया है, आपने SI यूनिट वाले टॉपिक में जाना है, उन्वान में जाना है, ये शुरू में है ये। ठीक है, और वहां पे मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं अभी। ये देखिए सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें ये वाला जो जवाब है ये लिखा रहेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई। इस ज़रूरत महसूस होने की वजह से ये जो SI यूनिट्स हैं इनको बनाया गया, और इससे फिर पूरी दुनिया में जो है वो, क्योंकि साइंस का जो इल्म था वो एक दूसरे के साथ शेयर होना शुरू हो गया, साझा होना शुरू हो गया, उसमें तरक्की ज़्यादा हुई, फिर जल्दी हुई। ठीक है जी, तो ये उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही किताब में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल है जी अब हमारे पास सवाल नंबर 1.7। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? जो लीस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर्स का, वही उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो जो वर्नियर का लीस्ट काउंट है उसी को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो वो आप लिख भी दीजिएगा उसकी जो कीमत है। किसी पैमाइशी आला के ज़ीरो एरर के मुतालिक आप क्या जानते हैं? यानी ज़ीरो एरर जो है वो किसी भी आले का वो जो एरर है वो मसला है, एरर ही कह देते क्योंकि एरर लफ्ज़ लिखा हुआ है। ज़ीरो एरर किसी भी आले का वो एरर होता है जिससे तमाम पैमाइशों पर जो है वो एक जैसा असर हो, या तो वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि ज़ीरो एरर को पहले मालूम करते हैं, फिर उसको जो हमारा जवाब होता है, हमारी कीमत होती है फाइनल या हतमी कीमत होती है, उसमें से जमा या तफरीक कर देते हैं। इसके बाद है पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? ज़ीरो एरर का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि जब अगर हम ज़ीरो एरर उसमें से ख़त्म नहीं करेंगे तो वो जो उसकी पैमाइश होगी वो दुरुस्त नहीं होगी, पैमाइश गलत होगी, और गलत पैमाइश से जो है वो हमें नतीजा भी सही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़ीरो एरर जो है इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि उससे जो हमारी पैमाइश है वो दुरुस्त हो जाती है। पैमाइश की जो दुरुस्तगी है उसके लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी है। स्टॉप वॉच क्या होती है? लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो स्टॉप वॉच जो है, ये स्टॉप वॉच वाले जो टॉपिक है उसमें हम देख लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है। हालांकि जो स्टॉप वॉच वाला टॉपिक है वो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा क्लियरली, ये आप देख भी सकते हैं। ये है सफ़ा नंबर 18 किताब का। ये देखिए ये स्टॉप वॉच के बारे में लिखा हुआ है, वक्त के किसी ख़ास वक्फे की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है। और मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो उसका जो लीस्ट काउंट है वह 0.1 सेकेंड होता है ये। ठीक है, 0.1 सेकेंड। इसके बाद आते हैं जी अगले सवाल की जानिब, जो है 11वां सवाल। उसमें कहा गया है, पूछा यह गया है, हमें वक्त के इंतहाई कलील वक्फों को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वक्त के जो कलील वक्फे होते हैं उनमें ली गई पैमाइशों से जो हमारी पैमाइश है वो सही आती है, और उसमें जो तब्दीली होती है, ख़ास तौर पे जो जितना ज़्यादा वक्फा छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा छोटी तब्दीली को हम भांप सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। और जो तजर्बात होते हैं उसमें उसको बार बार दोहराने का मकसद ये होता है कि अगर
उनमें कोई भी तब्दीली आए तो उसका हमें पता चल जाए और उससे जो नतीजा होता है वो बेहतर अखज़ होता है। तो बेहतर नतीजा अखज़ करने के लिए वक्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों को मापा जाता है। किसी पैमाइश में अहम हिस्सों से क्या मुराद है? अहम हिस्सों के बारे में आपने ये जो MCQs हैं इसमें भी पढ़ा है, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं उनमें भी हमने देखा कि तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा जो है ये अहम हिस्से कहलाते हैं। ये इसकी तारीफ हो गई, ठीक है जी। इसके बाद जो आखिरी इसका सवाल है वो है किसी मापी गई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने का इसमें मौजूद अहम हिस्सों से क्या ताल्लुक है? इसका इंतहाई जो है वो गहरा असर होता है बेटा कि कोई भी जो मापी गई मिकदार होती है उसमें अहम हिस्से जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही जो पैमाइश है वो दुरुस्त होगी। तो अहम हिस्से ज़्यादा होने का मतलब पैमाइश ज़्यादा दुरुस्त, अहम हिस्से अगर कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो पैमाइश जो है जो मापी गई मिकदार है वो कम दुरुस्त है। तो दुरुस्तगी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसके साथ, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज मुकम्मल हो गई है हमारी जो मश्क़, ये सवालात हैं। इनसे मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको मुतमईन कुन जवाब देने की। इसके बाद एक वीडियो में हम जो है इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे जो कि आने वाली वीडियो होगी। तो वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस मज़ीद बेहतर बन सकें। शुक्रिया।